हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का 4th लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर 3 में हमने संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर 4 में बच्चों हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के साथ। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में बच्चों इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? टूटना, यानी कि किसी एक पदार्थ का अभिक्रिया के बाद दो या अधिक पदार्थों में टूट जाना या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक उत्पाद बना दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक पदार्थ है यहाँ पे AB, अभिक्रिया के बाद ये टूट जाता है और दो नए उत्पाद बना देता है, उत्पाद A और उत्पाद B। तो यहाँ पे जो हमारा जो रिएक्शन से पहले यानी कि जो अभिकारक था, अभिकारक कितने थे? एक था, और जो हमारे उत्पाद बने वो यहाँ पे कितने बने? दो बने, यानी कि एक से ज्यादा बने। तो अगर एक अभिकारक रिएक्शन के बाद यानी अभिक्रिया के बाद दो से ज्यादा उत्पाद बनाते, तब हम ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आइए बच्चों, वियोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझें। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप अपनी लेबोरेटरी में भी करके देख सकते हैं। जब फेरस सल्फेट हमारे पास क्या होता है? FeSO4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, और टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लेने के बाद इसको क्या करना है? हमें बर्नर के ऊपर गर्म करना है। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ये वियोजित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। यानी कि इसके वियोजित होने से क्या क्या बनता है? एक तो इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा इससे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और जो तीसरा उत्पाद बनता है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से ये 3 हिस्सों में वियोजित हो गया। पहला हिस्सा हमारे पास बना फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसका सूत्र होता है। दूसरा हमारे पास बना सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस की फॉर्म में हमें मिलता है, और तीसरा हमारे पास बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये भी गैस के रूप में मिलता है। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं ये दोनों तो हमें गैस के रूप में मिल रहे हैं, और जो फेरिक ऑक्साइड है ये हमें सॉलिड रूप में मिलता है, यानी कि ठोस रूप में मिलता है। तो ये जो इसमें से गैस निकलती है इसकी गंध बहुत तीखी होती है और यह जहरीली गैस भी होती है अगर ज्यादा मात्रा में ये इनहेल कर ली जाए। इसलिए परख नली का मुंह अपनी साइड पे ना करें, अपने नाक के पास में बिल्कुल ना लेके जाएं, इसको अपने से दूर वाली साइड पे रखें। और एक बात और ध्यान देने की है बच्चों कि ये जो फेरस सल्फेट होता है ये हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं इसके। जब इसको हल्की आंच पे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसका जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके जो क्रिस्टल्स के अंदर पानी होता है वो हल्की आंच पे भाप बन के उड़ जाता है, और जो बाकी पदार्थ रह गया उसका जो कलर है कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। अब इसके बाद भी अगर हम इसको तेज आंच के ऊपर गर्म करते रहें तो इसका कलर कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस इसमें से बाहर निकल जाती हैं। अब इस अभिक्रिया को अगर बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभिकारक कितने थे? सिर्फ एक ही अभिकारक था, फेरस सल्फेट, और इससे उत्पाद कितने बने? 3 उत्पाद बने। एक फेरिक ऑक्साइड बना, एक सल्फर डाइऑक्साइड बना और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो अभिकारक 1, उत्पाद 3, यानी कि एक पदार्थ 3 नए उत्पाद बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ये जो है वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आइए एक और उदाहरण के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने के पत्थर को हम गर्म करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है, यानी कि यह भी टूट जाता है। किस किस में टूटता है ये? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या होती है?
कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ये कैसे होता है? ठोस अवस्था में होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये जो त्रिभुज का निशान है ये क्या दर्शा रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं इसको। तो ये किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, इसमें बदल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें भी क्या हुआ? एक अभिकारक था और जो उत्पाद बने कितने बने? 2 उत्पाद बने। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? यह भी वियोजन अभिक्रिया है। और यहाँ जो ये दोनों अभिक्रियाएं हमने देखी, ये दोनों ही अभिक्रियाओं में हमें क्या करना पड़ा? इस अभिक्रिया को होने के लिए कुछ हीट देनी पड़ी, यानी कि कुछ ऊष्मा देनी पड़ी, यानी कि इन अभिक्रियाओं के अंदर कुछ ऊष्मा अवशोषित हुई है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ एक बात और सोचने की है कि कोई एक पदार्थ यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान कर रहा है, तो क्या ये संभव है कि ये एक पदार्थ अपने आप ही टूट के 2 या उससे अधिक उत्पाद उत्पन्न कर दे? जैसे फेरस सल्फेट है, इसको हम परख नली में रखें और ये अपने आप ही ये 3 उत्पादों में बदल जाए, या कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में अपने आप ही टूट जाए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा? इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी बाहर से। यहाँ पे हमने जो एनर्जी दी है किसके रूप में दी है? ऊष्मा के रूप में इसको एनर्जी दी है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या करती है? ये जो एटम्स हैं फेरस सल्फेट के अंदर, जैसे फेरस है और सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसके परमाणुओं के बीच में क्या होता है? आपस में बल होता है। तो अगर हमें इसको तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इन दोनों रिएक्शंस के बीच में, ये जो दोनों अभिक्रियाएं हमने की, इसके बीच में जो बाहर से ऊर्जा मिली वो किसके रूप में मिली? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मिली। तो इस तरह का जो वियोजन होता है, इस वियोजन को बोलते हैं हम ऊष्मीय वियोजन। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जहां पे ये जो ऊर्जा है ये प्रकाश के रूप में दी जाती है। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हो सकती हैं जहां पे जो ऊर्जा है ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जाए, यानी कि विद्युत के रूप में दी जाए। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारी जो वियोजन अभिक्रिया है ये 3 तरह की होती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। तो पहली तरह की जो वियोजन अभिक्रिया है वो हमारे पास है ऊष्मीय वियोजन। इसके 2 एग्जाम्पल अभी हम देख चुके हैं, तीसरा एक और एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट क्या होता है? हमारे पास PbNO3 ट्वाइस। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है लेड नाइट्रेट का। तो जब हम लेड नाइट्रेट को एक परख नली में लेने के बाद इसको गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यानी कि जो लेड नाइट्रेट है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से 3 हिस्से बनते हैं? एक तो हमारे पास बनता है लेड ऑक्साइड PbO, दूसरा हमारे पास बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो यहाँ से ब्राउन कलर के धुएं के रूप में हमें दिखेगी, इसका भूरे रंग का धुआं निकलता है, और तीसरी गैस यहाँ से निकलती है ऑक्सीजन गैस। तो ये 2 कंपोनेंट हमें मिले गैस के रूप में, और ये जो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड ये हमें ठोस रूप में यहाँ पे मिलता है। और जो धुआं यहाँ से निकल रहा है वो कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का है। ये भूरा रंग किसके कारण है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण है, क्योंकि ये गैस भूरे रंग की होती है। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि लेड नाइट्रेट को जब हम ऊष्मा देते हैं यानी कि इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने ऊर्जा दी किसके रूप में दी? इसको गर्मी के रूप में यानी कि हीट के रूप में दी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास अभिकारक तो एक था, जबकि उत्पाद कितने बने? 3 बने। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया का ये कौन सा प्रकार है? क्योंकि इसके अंदर हमने ऊष्मीय ऊर्जा इसको दी है, तो ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण हुआ। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है वो हमारे पास है प्रकाशीय वियोजन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जब कोई अभिकारक प्रकाश पड़ने के बाद वो 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन। यानी कि कोई अभिकारक है
उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है उसके ऊपर, तो लाइट की वजह से वो दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास AgCl, तो इसे जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये दिखा रखा है कि एक चाइना डिश ली हमने और इसके बीच में हमने क्या रख दिया, सिल्वर क्लोराइड को रख दिया। सिल्वर क्लोराइड एक सफेद रंग का पाउडर होता है। जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये कैसा हो जाता है, इसका कलर ग्रे हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के ऊपर ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा इस तक पहुंचती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से Ag और Cl इनको अलग कर देता है, इनको तोड़ देता है। यानी कि यहाँ से Ag यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगी, चांदी अलग हो जाएगी इसमें से, और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन गैस बनके इसमें से इवेपोरेट हो जाएगी, वे उड़ जाएगी। तो पीछे जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास Ag यानी कि सिल्वर बचेगा, और उसका कलर कैसा होता है, ग्रे रंग का होता है। तो हमारे पास ये जो चाइना डिश है इसमें जो पाउडर बचता है ये कैसे कलर का बचता है, ग्रे कलर का पाउडर बचता है। इसी तरह से जो सिल्वर ब्रोमाइड है यानी कि AgBr, तो ये कैसा होता है, हल्के पीले रंग का ये पाउडर होता है। इसको जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं, यानी कि जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो यह सिल्वर और ब्रोमीन गैस के रूप में मिलती है यहाँ पे, और ये इवेपोरेट हो जाती है। बाकी हमारे पास पीछे क्या बच जाता है, सिल्वर बच जाता है, यानी कि ग्रे रंग का हमारे पास पाउडर बच जाता है। तो पहले उसका कलर क्या था, हल्का पीला, बाद में वो कैसा हो गया, ग्रे हो गया। किसके कारण, सिल्वर के कारण। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें वियोजन हो रहा है, यहाँ पे वियोजन कैसे हो रहा है, यहाँ पे अभिकारक तो कितने थे, एक थे, पर जो उत्पाद बने कितने बने, दो बने। तो यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और वियोजन हुआ किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे प्रकाश की वजह से हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्रकाशीय वियोजन कह रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश के कारण वियोजन हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन या फिर फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। और बच्चों ये जो सिल्वर क्लोराइड है या जो सिल्वर ब्रोमाइड है, यानी कि ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये होते हैं, इनको हम हैलोजन बोलते हैं, हैलाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिल्वर हैलाइड जो हैं, इनका इस्तेमाल किस में होता है, फोटोग्राफिक कागज में होता है। जो पहले हमारे रील वाले कैमरे आया करते थे उनके अंदर एक नेगेटिव डलता था, वो जो फोटो खींचते थे तो वो जो कैमरामैन है उस नेगेटिव को एक अंधेरे कमरे में ले जाके खोलते थे और वहां उसको केमिकल में डालते थे, जिससे उसके ऊपर लाइट की वजह से जो इंप्रेशन पड़ते थे वो परमानेंट हो जाते थे। तो फोटोग्राफिक कागज के रूप में हम ये जो सिल्वर क्लोराइड है या फिर सिल्वर ब्रोमाइड है इनका यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके बाद तीसरी तरह का जो वियोजन अभिक्रिया है वो है विद्युत वियोजन। इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन भी कहते हैं। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, इसमें किसी यौगिक को तोड़ने के लिए हम विद्युत धारा गुजारते हैं। तो विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है पानी यानी कि वाटर, इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है, H2O। तो हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर पानी ले लिया और इसके अंदर क्या किया, हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो यहाँ पे दो रॉड्स लगा दी, उनको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे वो हमारा होगा एनोड, और जिसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे वो हमारा होगा कैथोड। तो यहाँ से हमारे दो इलेक्ट्रोड बन गए, एक एनोड और एक कैथोड। इन दोनों के ऊपर हमने दो परखनलियां उल्टी करके रख दी, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है, स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ बुलबुले दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के हैं, जो ये उल्टी रखी हुई परखनलियों के बीच में इकट्ठी होती है। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी हम जल में से विद्युत धारा को गुजारते हैं, यानी कि जैसे ही यहाँ हमने स्विच को ऑन किया तो इन इलेक्ट्रोड में से होके ये जो वाटर डाला है इसमें से करंट का पास होना शुरू हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से एंटर करते हैं और दूसरे सिरे से वापिस आना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि इसमें से विद्युत धारा गुजरनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो जल का अणु है
ये किस में टूट जाता है, H2 में और O2 में, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे एनोड के ऊपर इकट्ठी हो जाती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे इकट्ठी होगी, कैथोड के ऊपर इकट्ठी होगी। तो हमें एनोड पे मिलती है ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो इस अभिक्रिया में जो जल का अणु था वो किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, यानी कि एक अभिकारक था और जो उत्पाद बने इससे कितने बने, 2 बने। और किसके कारण ये अभिक्रिया हुई, विद्युत के कारण हुई, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ये विद्युत वियोजन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। और बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो ऑक्सीजन वाली जो टेस्ट ट्यूब है हमारी, उसका जो यहाँ पे स्पेस है, खाली स्पेस, ये कम दिखाया गया है, जबकि हाइड्रोजन वाली साइड में स्पेस ज्यादा दिखाया गया है। इसका कारण क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलती है वो ऑक्सीजन गैस से दुगनी मिलती है। तो इसका अब क्या कारण है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगनी मिल रही है। तो इसका कारण क्या है कि जल के अणु में, जो हमारा जल का अणु है वो क्या है, H2O है। इसमें हाइड्रोजन कितनी होती है, हमारे 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, 1, यानी कि इनके जो एटम्स का अनुपात है, परमाणुओं का अनुपात है, वो 2:1 हो गया। यानी कि एक अणु अगर टूटेगा तो उसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन का निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल निकलेगी। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में कितनी बनती है, दुगनी बनती है। इस वजह से यहाँ पे जो पानी का ये जो लेवल है इसमें फर्क आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बच्चों लेक्चर 4 यहीं पर खत्म होता है। यदि आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।